सभी को नमस्कार। एक बार चेक कर लें क्योंकि पहले आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो वाला अभी जो लाइव था वो डिलीट कर दिया। इस वाले में सबसे पहले आप बताएं कृपया कि हमारी आवाज़ आ रही है आप तक कि नहीं। इस पे सबसे पहले जो भी हमारे भाई जुड़े हैं, नॉलेज भाई नमस्कार। पहले बताएं नॉलेज भाई हमारी आवाज़ आ रही है क्योंकि नेटवर्क इशू था इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही थी पहले। नमस्कार नमस्कार गंगाराम भाई नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार क्लियर कर दें। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद सुनील भाई। अभी इसको शेयर कर दें, इसको अब शेयर कर दें सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में। दरअसल पिछला वाला जो लाइव अभी डाला था वो डिलीट कर दिया। इसी पर सबको शेयर कर दें और व्हाट्सएप ग्रुपों पे लिंक पर भेज दें और बता दें इस वाले पर जुड़ें क्योंकि लोगों को लिंक नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था। विजय भाई जी नमस्कार, लोकेश कुमार जी नमस्कार। सभी को जो भी जुड़े हैं, अभी जो भी जुड़ेंगे सभी को नमस्कार। ये लाइव कई हमारे मित्र पोस्टों के माध्यम से और फ़ोन करके और अन्य माध्यम से परेशान हैं इस बात को लेकर कि उस दिन हमने बताया था कि पता चला था कि ऑर्डर लिखा जा चुका है। उसके बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, उससे पहले भी लगाए जा रहे हैं। उन्हीं सब को लेकर आपके बीच एक बार आया है ताकि लोग क्लियर हो जाएं क्योंकि सबके अलग अलग प्रश्न हैं और तमाम तरीके की चीज़ें उठ रही हैं इस चीज़ को लेकर कि ऑर्डर में क्या हो सकता है। चाहे हमारे लाइव को चाहे जितने लोग सुने, 2 लोग सुने, 10 लोग सुने या फिर जितने इस भर्ती में है वो सुने, जो बताया जाएगा सही बताया जाएगा, सही के हिसाब से कि जो लीगल हो सकता है। देखिए पहला कुछ भाइयों का हमारे सवाल था कि जो है ऑर्डर कब तक आ रहा है। तो देखिए अपना ये जनवरी बीत गया, ठीक है लगभग, और जनवरी लास्ट तक आने के चांस थे, लेकिन अब तब ये क्लियर हो गया कि ऑर्डर लिखा जा चुका है। तो अब वो फरवरी में स्टार्टिंग हफ्ते में, वीक में दे सकते हैं शायद। हमारे हिसाब से 1-2 हफ्ते के अंदर आपको ऑर्डर आ जाए क्योंकि 90 दिन टोटल प्रोसेस हो जाए होते हैं ऑर्डर को डिलीवर करने के। तो 8 दिसंबर के बाद से लगभग समय पूरा होने को है, ठीक है। दूसरा महीना लग चुका है, 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। 2 महीने होने को हो, शायद 2 महीने के अंदर ही हो सके तो ऑर्डर आ जाए क्योंकि देखिए जितना आपको नॉलेज है, जानकारी है, उतना हमें भी है। अगर कोई कुछ भी बताता है तो उस चीज़ को आप ये सोचकर अपने दिमाग से खुद सोचिए कि जैसे जज का जो जज साहब का ऑर्डर होता है वो सिर्फ जज साहब को पता होता है और उनके से सूचना पाना ऑर्डर को लेकर उसके क्या नाम, वो जो गुप्त होता है ऑर्डर, उसको लेकर सब कोई अलग अपने कयास लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है वो बता नहीं सकते। तो जहाँ तक की बात है ऑर्डर आ जाएगा लगभग, हो सके तो फरवरी स्टार्टिंग में ही आ जाए आप, क्योंकि कॉल लिस्ट जारी होकर तभी पता लगेगा कि ऑर्डर कब आएगा। और अनिल कुमार जी कह रहे हैं भाई याची लाभ के क्या चांस है। देखिए हमारी जितने वकीलों से बात हुई, हमारी अपनी मैडम ज्योति सिक्का जी से बात हुई, उन्होंने उनके जरिए हमने बाकी और भी वकीलों से पूछा था, उन्होंने पूछा था, और हमारे अशोक भाई भी गए हुए थे। तो लगभग वकील जो हैं उनका यही कहना है कि अगर लीगल बेस पर आप बात करेंगे, अगर जज साहब करेंगे तो लिस्ट क्वैश हो, मतलब कि होने के पूरे चांस हैं।
क्योंकि जैसा होता है, ऑर्डर आने वाला होता है, लगभग बहस से ही मालूम पड़ जाता है। रही अभी कृषि विभाग वाला शायद कोई आया था, तो उसमें सरकार की जीत दिखाई गई है, तो उसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें चली थी। तो वो जब बहस हो रही थी तभी क्लियर हो गया था कि सरकार जीतेगी उस वाले कृषि वाले में, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य ये लोग उपलब्ध नहीं करा पाए थे। और आपको हम बता दें, कुछ लोग को मालूम है, भली बात जानते हैं, कुछ लोग जान जाए शायद ना जानते हों। अपने जो केस में, फाइल में सरकार के खिलाफ हर एक वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो सरकार को चित करने के लिए पर्याप्त हैं, और सरकार का उन चीज़ों पर एक पर भी जवाब नहीं है। पहली चीज़, आपकी मूल चयन सूची नहीं है। दूसरी चीज़, आरक्षण का उन्होंने मतलब कि पूरा नहीं किया। आरक्षण नियमावली 1994 और बेसिक नियमावली 1981 का उल्लंघन किया। बेसिक नियमावली 1981 का कहने का तात्पर्य ये है कि जिला आवंटन में भी उन्होंने गड़बड़ियाँ की। बेसिक नियमावली 1981 के तहत उसकी समीक्षा में सुस्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि अगर कोई जिला आवंटन के उसमें अगर मतलब छेड़खानी करता है कि 50% रिजर्व 50% अनरिजर्व होता है, उसमें अगर कोई 70% अनरिजर्व करता है और 30% लगभग रिजर्व सीट में जोड़ा जाता है, तो उन चीज़ों को लेकर जिला आवंटन में भी गड़बड़ियाँ की गई हैं। उसके भी पर्याप्त सबूत लगाए गए हैं, और एक अपना बेस मजबूत और करते हुए जो अवैध तरीके से सैलरी दी जा रही थी, उन चीज़ों को भी लगाया गया है। तो 4-5 पॉइंट है जिस पे सरकार के पास कोई भी उनके पास कोई लीगल वो नहीं था। दूसरी बात आपको बता दें, सरकार के जो वकील किए गए थे, प्राइवेट हायर हो या फिर सरकारी वकील हो, जो भी किए गए थे, उनको इसलिए किया गया था कि जो 6800 जो जा रही है, उस 6800 को डायरेक्शन दिलाकर नौकरी दिलवा दे, ताकि वो 6800 डायरेक्शन पा जाए, क्योंकि सरकार ने निकाली थी, ठीक है, दबाव में, तो वो नौकरी पा जाए, उनका मतलब था। इसीलिए वो 6800 कोर्ट में गए थे डायरेक्शन लेने के लिए। लेकिन यही सितंबर से ही, जब से ज्योति सिक्का जी मैडम जी वहाँ पर आई, तो क्योंकि कोई अपनी तरफ से बात रखने वाला नहीं था, ये बार बार बातें हो चुकी थी, तो मामला वहीं चल रहा था 6800 बनाम भारती पटेल। लेकिन जब मामला इस पर मुड़ गया, तब सरकार को भी समझ में आया कि हाँ, कोई वकील आ गया है, अब बहस करवानी पड़ेगी। तो मुद्दे को समाप्त करना ही उनके लिए एक उपाय था। इसलिए 6800 को डायरेक्शन लास्ट तक मांगते रहे, लेकिन जज साहब ने, पहले राजन रॉय सर ने, दूसरे पंकज भाटिया सर ने और तीसरे ओम प्रकाश शुक्ला सर ने, तीनों लोगों ने डायरेक्शन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो सरकार खुद करे, कोर्ट के ऊपर ना कंधा पे गोली रख के मत चलाए। क्योंकि वो चीज़ें सरासर गलत थी, इसलिए कोर्ट ने उनको डायरेक्शन नहीं दिया। कोर्ट ने जब हमारी तरफ से बहस की गई, तो मामला जब 1356 का मजबूत होता दिखा, तो आपका ऑर्डर रिजर्व होने के कगार पर आ गया, और अंततः 8 तारीख को ऑर्डर रिजर्व हो गया। तो जिस सोच के साथ सरकार और बाकी के पार्टियां 6800 की गई थी, वो सिर्फ डायरेक्शन लेने गई थी। उनका मतलब था उनको डायरेक्शन मिल जाए, वो नौकरी करते रहें, और आपका जो केस है वो चाहे जब तक चलता रहे, उनसे उसका कोई मतलब सरोकार नहीं है। जब जैसा भी होगा तो होगा, उनको नौकरी चाहिए केवल, बाकी हम ऐसे घूमते पड़े रहें। लेकिन हुआ ये एकदम विपरीत। ऑर्डर रिजर्व हो गया और सबके सपने टूट गए। ऑर्डर रिजर्व होने पर जितनी बहस हुई है, उसमें सरकार की तरफ से जो अवैध लोग मतलब नौकरी कर रहे हैं, उनको निकालने की बात नहीं की गई है। और बाद में जज साहब ने जब
भी उसकी बात की, क्या नाम है, मीडिएशन की। ज्योति सिक्का जी ने जब मीडिएशन की बात रखी तो जज साहब उस पर सहमत नजर आए, और सरकार के वकील को बाद में बताया भी था आपसे, संजय दसीन सर से, उनसे बोला भी था कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जज साहब की एक बात मायने रखती है, उन्होंने कहा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसको यूज करिएगा। तो सरकार की तरफ से ये कहना था उनके वकील के, सर हमने सबमिशन कर दिया है, बाकी आप अगर जैसा चाहेंगे वैसा हमें मंजूर है। फिर ऑर्डर रिजर्व हो गया, आपको मालूम है। अब रही बात, ऑर्डर अगर समझौते पर हुआ होता, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जो कई लोग सोच रहे हैं किस डेट तक, आज हमें एक फ़ोन आया था, वो कह रहे थे भाई साहब किस की ऑर्डर, ऐसा लोग कह रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल है वो बता रहा है कि या तो किसी गुणांक तक मिलेगा कोर्ट में, याची लाभ में, या फिर कोई नंबरिंग तक मिलेगा कि इतने डेट तक। तो आपको हम बता दें ऐसा किसी भी स्थिति में होने वाला नहीं है। रीज़न ये है कि जो अगर समझौता जो करने के लिए जज साहब और ज्योति सिक्का मैडम ने कहा था, अगर समझौता हो जाता तो वहाँ पर सभी पक्षों के वकील बैठते और वहाँ पर तय होता कि किस डेट तक सरकार रखती अपना पक्ष की हमें इस डेट तक हम दे पाएंगे, तो हम अपना पक्ष रखते कि हम इस डेट तक दे पाएंगे। तो ऐसा कोई डेट वाला इश्यू नहीं है, किसी ने कोई डेट नहीं दी है। अगर समझौता होता तब डेट दी जाती। और गुणांक जहाँ तय करने की बात है, तो गुणांक आप हम तय नहीं कर सकते। याची में सोचने वाली बात यह है जो 2020 में याची बने या 2021 में याची बने, और उनका गुणांक 61, 62, 60, 59, 58 जो भी रहा हो, लेकिन ये पहले याची बन गए हैं। और रही बाद में, तो जो अभी नवंबर तक याची बने हैं 2022 तक, उनका गुणांक मान लो 65 पॉइंट तक रहा हो, तो क्या कोई हायर गुणांक वाले को उठा लेंगे और जो सबसे पहले कोर्ट में गया है क्या उसको छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। जो कोर्ट में जाता है असली हक उसका ही होता है, और वहाँ आप गुणांक नहीं लगा सकते। याची में मिलेगा तो सबको मिलेगा। और जहाँ तक दो चीज़ें क्लियर हुई हैं वकील से अपने, पहली चीज़ें है, या तो लीगल तरीके से अगर होगा तो लिस्ट क्वैश होगी रिविजिट करने के लिए। जब क्वैश होगी तब सरकार इस चुनाव के समय, क्योंकि 10 राज्यों में चुनाव है, इधर अपने 23 में, उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो इसको मद्देनज़र देखते हुए, और ये भी आपको देखना पड़ेगा इधर राहुल जी की यात्रा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो आरक्षण को लेकर आंदोलन चलाने के भी उसमें है और स्टार्ट हो चुका है। तो सरकार उनको जरा भी मौका नहीं देना चाहेगी। अगर मान लिया लिस्ट क्वैश होती है तब बड़ी थूथू होगी सरकार की। ये तुरंत भागेंगे डबल बेंच, क्योंकि नहीं जाएंगे। अगर यहीं पर ये 19,000 लोगों को निकालेंगे, मान मान लीजिए 19,000 लोगों को वो निकाल देते हैं और 19,000 लोगों को जब जो कट ऑफ में आते हैं उनको रख लेते हैं। मान लिया एक बार ये हो गया, लेकिन अभी हमें न्याय कहाँ मिला? जिस व्यक्ति ने चोरी की है, अगर वो चोरी किया गया उसका माल बरामद हो जाएगा तो हम उस चोर को छोड़ नहीं सकते, हम उसको सजा मिलेगी धारा 420 के तहत। तो इसमें भी अगर ये सही भी सब कुछ कर देते हैं तब भी इनको सजा मिलेगी, क्योंकि ऐसे ही 3,000 सीट का स्कैम आया था शिक्षक भर्ती का, वो भी था चौटाला का, हरियाणा का। और अभी आपके पश्चिम बंगाल में देखा गया है, क्योंकि वहाँ पर ईडी ज़्यादा हावी है, वहाँ कुछ ही सीटों का मामला था, यहाँ 19,000 सीटों का मामला है, और ये नेशनल लेवल तक मामला बना था, लेकिन यहाँ पर ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब गायब है। तो वहाँ पे जेल हो गई। तो उसी को सोच कर आप चलिएगा कि यहाँ 19,000 सीटें जब आएंगी तो इस पर सीधा असर जेल जाने के लिए सारे अधिकारी तैयार रहेंगे जो इस केस में सम्मिलित थे, और पूर्व शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी, वो रहेंगे। और जिनके हाथ में नियुक्ति होती है
वो उसका जिम्मेदार होता है, और नियुक्ति इस वक्त मुख्यमंत्री जी के हाथ में है और तब से है, शुरू से। तो इन चीज़ों का आप रखें, बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि वो लिस्ट को सिंगल बेंच में ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, कुर्बान अली जी लिखते हैं, अगर ऑर्डर में लिस्ट क्वेस होती है तो क्या याचियों को तब भी न्याय मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। अगर जो हमने अभी बात रखी कि मुख्यमंत्री जो भी इसमें शामिल है, चाहे मंत्री, अधिकारी, मुख्यमंत्री जो भी होता है, सबको अगर जेल होती है, 10-10 साल का कारावास होता है, तब हम वहां तक खुश हैं कि जो कटाप में आए उसको मिल जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर किसी को सजा नहीं होती, ठीक है, और जो नौकरी कर रहे हैं आप उनको निकाले बगैर किसी को नौकरी पर रख रहे हैं, तब आपका लोकस पूरा है। सरकार जैसे ही डबल बेंच जाएगी, तो डबल बेंच में अगर वो यहाँ अभी आप पहला मामला है कि लिस्ट को ऐसा होगा तो क्या होगा, तो सरकार अपने बचाव में डबल बेंच जाएगी और वहाँ आपसे समझौता ही करेगी, समझौता तय है। ठीक है, तो इस बात को आप लेकर निश्चिंत रहें। अगर वहाँ भी समझौता होगा तब भी याची लाभ मिलेगा। अब यही सिंगल बेंच में ही रहिए। अगर ऑर्डर आता है कि सभी को देते हुए याची लाभ दे दे, तो सभी को अभी से बधाई, अच्छी बात है, मिल जाए। अगर यहाँ से याची लाभ मिल जाएगा तो कोई डबल बेंच नहीं जाएगा। अब जज साहब, ये बात हमने अपने वकील मैडम से भी पूछी थी, ज्योति सिक्का जी से, कि लगभग क्या चांसेस, हमने भी जैसे आप पूछते हैं वैसे हमें भी पूछना पड़ता, बस हम लीगल पूछते हैं क्या हो सकता है। तो उनका भी कहना था, जहाँ तक जज साहब का मूड था, उस मूड को देखते हुए हो सकता है कि जो है यहीं से सबको नौकरी मिल जाए, और अच्छी भी बात है। तो इन चीज़ों को लेकर एकदम भ्रम में ना रहें आप लोग कि किस डेट तक मिलेगा या किसी गुणांक तक मिलेगा। याची लाभ मिलेगा तो सबको मिलेगा, और डेट अभी कोई नहीं तय की गई है हम लोगों की तरफ से, ना ही हमने कोई डेट दी है कि साहब यहाँ तक करिए, क्योंकि समझौता होता तब हम डेट दे सकते थे। ऐसे हम कौन सी डेट दे दें और किस आधार पर डेट दे दें, क्योंकि समझौता किसी पक्ष ने नहीं किया, कहना भी नहीं चाहिए। उस वक्त कोर्ट में आखिरी दिन, ना जिन्होंने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो 6800 की तरफ से ना संदीप दीक्षित थे, ना एलपी मिश्रा थे, और ना ही अपने तरफ से इधर बुलबुल गोदियाल थी, और और कौन नहीं था, और बाकी जनरल के वकील बीच में बोलना चाहे, फिर वो अपनी बात पूरी करने लगे अपना लोकस क्लियर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब वहाँ पर एक बार मैडम ने कह दिया 7 तारीख को, तो अगले दिन अपनी बात को रखना था। ठीक है, तो हमें लगा कि कोई एक बैग सुदीप सेठ से हमारे दूसरे ग्रुप के चयनित साथी बात करने लगे। हमें सोचा कि चलिए अब ये भी आज, कल हमने बात रखी थी, आज ये बात रखेंगे, तो मैडम उस पर तैयार थी कि हम जो है क्लियर कर देंगे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, एक दूसरे का मुंह देखते रहे। मैडम हमारे इंतजार करते रहे कि कोई बोले, ताकि हम दोबारा अपनी बात को रख सके। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि ज्योति सिक्का मैडम जी भी हाई कोर्ट में मीडिएटर का काम करती है, मतलब वो एक मीडिएटर भी हैं। उन्होंने ये बात जज साहब के सामने कही थी। चलिए कोई बात नहीं, जैसा हुआ अब लोग देखेंगे ही, यहीं से लाभ मिल जाए सबको, हम चाहते हैं। लेकिन अगर डबल बेंच जाता है तो आपको बता दें, जैसे यहाँ 2 महीने लगभग लगे होंगे हम लोग को केस को रिजर्व कराने में, तो वहाँ बहुत समय नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि केस रिजर्व डबल बेंच में जल्द से जल्दी खत्म हो, क्योंकि जो ऑर्डर रहेगा तब वहाँ हमें बहुत कम बहस करानी पड़ेगी। जो ऑर्डर आया रहेगा, इसी ऑर्डर को वहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। तब इस ऑर्डर को लगाने के बाद तब सरकार, क्योंकि आप अपने ऑर्डर में मजबूत रहोगे, तो जवाब सरकार को देना रहेगा डबल बेंच में वहाँ भी। तो वहाँ पर वो आपसे समझौता ही पेशकश रखेगी, तो वहाँ भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हो सके 1-2 डेट में निपट जाए। ठीक है, तो बाकायदा और कोई भ्रम में मत रहिएगा कि जो है किस डेट तक आ रहा है। डेट का इशू तब होता, क्योंकि देखिए हम इसलिए कह रहे हैं,
हवा में बातें नहीं छोड़ रहे। देखिए अपने अपने यूट्यूब चैनल हैं, अपने अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ावा देने के लिए या कुछ करने के लिए वो डालते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको लाइव आकर आप लाइव जरूर सुना करिए। जो सही रहेगा बताया जाएगा। अगर हमारे बीच हमारे उसमें कुछ गलत है तो हम बताएंगे कि हाँ मेरी गलती है, और कुछ सही है तो वो भी बताया जाएगा। कुर्बान अली जी कह रहे हैं 6800 के कुछ लोग नियुक्ति के लिए अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, और आज आप इस पर क्या कहेंगे? कुर्बान अली जी देखिए खुश होना सबका अधिकार है, ठीक है। अगर वो खुश हो रहे हैं कि ऑर्डर उनके पक्ष में आ रहा है तो उनका खून बढ़ने दीजिए, और आशा है सभी को चाहिए, क्योंकि ऑर्डर उनके कहने पे नहीं आएगा, ठीक है। तो जो अगर खुश होना चाह रहा है ज़िंदगी में, इतने दुख भरी ज़िंदगी में अगर थोड़े खुशी के पल जी रहा है, इतना ही अपने आप को कहकर कि हम पा गए हैं और हम पाने वाले हैं नौकरी, इतने में अगर उसको खुशी मिल रही है तो अच्छी बात है, वो बेशक खुश रह सकता है। और हम उसके किसी की भी अगर कोई सोच रहा है कि अगर हम जो है विश्व के सबसे अमीर आदमी हो गए, तो वो उसकी अपनी सोच, अगर सोच रखने से वो खुश हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, उसको खुश होने दीजिए। और कोई आपके पास अगर सवाल हो, लगभग सारी बातों को रख दिया है तो आप पूछ सकते हैं। अगर देखिए चाहे किसी भी पक्ष के हों, अगर वो खुश इतना कहकर अगर अपने आप में खुशी ले रहे हैं तो समझो इतना प्रताड़ित होने के बावजूद एक चुटकुले में या फिर कुछ भी हो, तो उसमें अगर खुश रहना चाहते हैं तो आप उनको रहने दीजिए। और हम तो चाह रहे हैं सभी को मिले, लेकिन वो उधर के लोग चाह रहे थे कि सिर्फ उनको मिले, ठीक है। और हाँ, ये जो अभी एक नंबर के लिए मेरे पास बहुत वो आ रहा था, तो एक नंबर के लिए शायद सरकार पूरा वेट कर रही है कि ऑर्डर जल्द से जल्दी आए, इसीलिए मीटिंग भी हुई। और मीटिंग में जो सरकारी तरफ से मीटिंग की गई थी, उसमें मामला अगर ऑर्डर कैसा आता है तो क्या किया जाएगा उसके लिए भी वो पूरी मीटिंग हुई है, और क्या करना है क्या नहीं कैसे करना, सारे केस निपटाने की उसमें मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। और रही बात सरकार अब क्या करती क्या नहीं करती, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर आने पर ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अगर कोई खुश होता है या फिर आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल से एकदम से उसको देखना बंद कर दिए, ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट कोड से आपको न्यूज़ देंगे और यूट्यूब चैनल कोड के अंदर से न्यूज़ आपको नहीं देता है। तो वो हमारी आपकी बातों को सुनेगा ही, उसमें से फिल्टर करके वो चलाएगा। अगर कोई उसको देखने से भ्रामक तरीके से कोई अपना चैनल चलाने के लिए अगर प्रयास करता है तो उस चीज़ के लिए आप लीगल चीज़ें सुनिए, हम आपको डायरेक्ट कोर्ट से जो चीज़ें रहेंगी वो बताएंगे। आंसर की तरह हो जाएगा तो क्या होगा? देवेंद्र कुमार जी देखिए, आंसर की पे हम भूल गए थे, हम बताने वाले थे। देखिए आंसर की पे क्या है, आंसर की पर जितने भी लोग लड़ने वाले थे उसमें से कई लोगों से मेरी बात हुई थी। हमने कहा आप लोग कुछ भी करिए, लेकिन एक चीज़ रखिएगा कि 13 156 में ही आप आके बस जाएंगे, क्योंकि जब तक 13 156 पे ऑर्डर नहीं आएगा तो सरकार आपको अच्छा एक चीज़ बताते हैं, जो कटाव का मामला है वहाँ पर सरकार इसलिए रुकी हुई है कि कौन सा हम कटाव दें आंसर की में। अगर जो चौथी लिस्ट का कटाव आया है, अगर वो कटाव सरकार दे देगी, ठीक है, तो क्योंकि इसमें सभी पक्ष आएंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ठीक है, रिजर्व, रिजर्व सब आएंगे इस पर, ठीक। तो इसमें क्या है, ये आरक्षण के मैटर से और इस वाले के जो 2020 के केस से बिल्कुल अलग है। ये एक नंबर की बात है। तो एक नंबर में वो जो कटाव देंगे, जिस प्रकार उन्होंने एनओसी का कटाव दिया, या फिर इसमें थर्ड लिस्ट की कटाव भी दे सकते हैं। जो थर्ड लिस्ट की कटाव देंगे तो उसमें फ़ायदा जो सिर्फ जो 6800 में जो लोग चयनित हो चुके हैं, लिस्ट में आया, उनका नाम आया है, तो
उन्हीं में से कुछ लोग का हो सकता है, क्योंकि वही लोग उस कटाप के, थर्ड लिस्ट के कटाप के पास में होंगे। बाकी लोग की जहाँ बात रही, वो उस कटाप में आ ही नहीं पाएंगे। वो तो पहले से ही क्या नाम है, इधर इस साइड में है, चयनित में आते हैं। तो सरकार वही वेट कर रही है कि अगर ऑर्डर आ जाएगा तो वो जो कटाप है वो सरकार को देनी है। कोर्ट ने सिर्फ कहा है कि एक नंबर अगर इनको मिलने से ही अगर कटाप में आ रहे हैं तो इनको नौकरी दीजिए, ठीक। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इनको इसी कटाप पे नौकरी दीजिए। वहाँ कटाप की बात नहीं है, वहाँ नंबर की बात है। वहाँ नंबर मिल गया, इन्होंने कहा कि साहब हम कटाप में आ रहे हैं, तो उन्होंने तय करने के लिए स्पष्ट रूप से लिख दिया कि सरकार बताए, ठीक है। तो सब सरकार बताएगी, तो सरकार ऑर्डर के वेट में ही है। आपसे ज़्यादा सरकार को इंतजार है ऑर्डर का। वो वेट में है कि ऑर्डर आए तो एक नंबर का मामला खत्म हो। अगर वो थर्ड लिस्ट की कटाप दे देता है, क्योंकि वो दोबारा कोर्ट में फंसना नहीं चाहेगा। थर्ड लिस्ट की कटाप तक तीनों लिस्ट की अलग अलग मामला बना, लेकिन इस वाला जो कटाप का है ये मामला ओबीसी का 65.53 आ गया, और पहले ओबीसी का 66.43 या कुछ समथिंग लगभग था। तो इस चीज़ को लेकर वो चाहती है कि जो कटाप दे सरकार, वो सरकार थर्ड लिस्ट वाली दे दे, ना कि इस कटाप पर, क्योंकि इस कटाप पे 3,000 कुछ लोग जा रहे हैं और उस कटाप पे मात्र कुछ लोग जाएंगे, तो एक नंबर भी उनको मिल जाएगा। यही मामला है। विनय कुमार जी कह रहे हैं सब्जेक्ट टू पिटिशन क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं इसके आधार पर ही न्याय मिलेगा। देखिए, जहाँ तक है, मैं थोड़ा इस चीज में बारे में थोड़ा और खुल के लिखे तो हम आपको बताएं। जहाँ तक चीजें हैं, क्या नाम है, जो वहाँ पे प्रेयर लगी हुई है हमारी पिटिशन में, ठीक है, और वहाँ पे जो चीजें की मांग की गई है प्रेयर में, उसी के आधार पर, तूफान भाई नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार तूफान भाई, उसी के आधार पर जो प्रेयर है, प्रेयर के हिसाब जो लास्ट में मांगा जाता है, जो सबमिशन, वो सबमिशन इसीलिए मांगा जाता है ताकि सरकार को जो ढेर सारी चीज़ें हैं उसका जो एक सार होता है, उस सार समझ में आ जाए कि क्या क्या पॉइंट है। और आप जो पॉइंट नोटिफाई करते हैं उस पर जैसा आप उसको उसको देखते हैं, क्योंकि शायद पूरी फाइल पढ़ने में और कंफ्यूजन पैदा होगी, तो इसलिए जो मेन मेन पॉइंट होते हैं जिस पे जिरह और बहस होती है, उसी को आधार बनाते हुए और प्रेयर को आधार बनाते हुए वो चीज़ों को फैसला लिखते हैं, और उसी के आधार पर न्याय मिलता है। और प्रेयर के आधार पर स्पष्ट रूप से सरकार के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो लिस्ट को बचा सके। लिस्ट तो लीगली तरीके से एकदम यहीं पे क्वैश होनी है, रिविजिट होनी है, जो भी होनी है वो पूरे चांस हैं। हाँ, 50-50 मानकर आप चलिए कि जिस प्रकार जज साहब का मूड था कि यहाँ पर सभी को दे दिया जाए, और जिस प्रकार हमारे जो दो पक्ष हैं, बाकी पक्ष को उनके 1356 के अधीन आते हैं। जो मेन पिटिशन है, ठीक है, वो महेंद्र पाल की आरक्षण को लेकर थी, 27-21 और मूल चयन सूची को लेकर थी, 19,000 सीट को लेकर थी। और हमारे विपक्ष में जो अगेंस्ट है वो हमारे है सरकार। तो जो एक पक्ष, जो मेन पक्ष हम लोगों की तरफ से रखा गया, जिस हिसाब से वहाँ पर समझौते की बात की गई, तो उस हिसाब से सरकार ने मना भी नहीं किया। और उनके वकील का वो उसी समय आपने हमने बताया था आपको कि सरकार के वकील ने कहा था कि जैसा आप चाहेंगे, आपको ठीक लगे, क्योंकि जज साहब ने वहीं पे वार्निंग दे दी थी। हम आपको बता दें, सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आएगा, जज साहब ने वहीं पे वार्निंग दे दी थी। उन्होंने कहा था, जब इसकी समझौते की बात आई थी 7 तारीख को, 7 दिसंबर को, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था बाद में सरकार के वकील से कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, आप यूज कर लीजिए इसको, मतलब खोइएगा नहीं। इस बात को उन्होंने कहा था। अगर एक वर्ड जज साहब का बहुत मायने रखता है तो इस बात को आप समझ सकते हैं
कि ऑर्डर किसके पक्ष में आएगा। किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ सकता है। और अगर भाई केस में सब्जेक्ट टू पिटिशन क्या होता होता क्या है? भाई देखो, हमारे हिसाब से तो जो हमने बताया कि जो प्रेयर होती है, ठीक है, जिस पे मांग की गई है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट क्या मांग रहती है, हमारा मतलब कि आधार क्या है, उसी की बात है। और बाकी तो ऐसा कुछ अलग से जितना चीज़ें केस में थी हमने आपको बता दिया। ऑर्डर कब तक आ सकता है? ऑर्डर आने के कोई जज साहब के ऊपर है। ऑर्डर लिखा जा चुका है, ये तो क्लियर है, लेकिन उसे किस डेट पर कॉज लिस्ट जारी होगी कि उस दिन बताया जाएगा कॉज लिस्ट में कि इस डेट को ऑर्डर आएगा। वो हम ऐसे अंधी चुक्की नहीं बता सकते हैं, बशर्ते वेट करने को कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आशा है कि ऑर्डर लिखा जा चुका है तो फरवरी फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में वो हो सकता है, आ सकता है। लेकिन इसको आप वो मत समझ के रखिए कि लक्ष्मण की लकीर की हमने कह दिया तो यहीं पे होगा, हो सकता है, क्योंकि 90 दिन का समय मिलता है, वो चाहे जब कर दें। और रही बात, अगर डबल बेंच जाने की बात आई तो डबल बेंच जाने के लिए क्या नाम है, अब की बता दिया गया है, अकाउंट जॉइंट अकाउंट जारी होगा और वो आपको सूचित किया जाएगा। क्योंकि जो पुराना अकाउंट पड़ा हुआ था, जो इसी के लिए चलाया गया था, सुबोध सुबोध सिंह के नाम से और प्रधान जी के नाम से था, वही अकाउंट को, क्योंकि इतना हमारे पास पैसा नहीं बचा था, पर अभी मात्र शायद 2,000 रुपये बचे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा आया नहीं था तो वकील कर लिया गया, सब कुछ कर लिया गया। वो सभी को मालूम है, क्योंकि पैसा मात्र लगभग 210 लोगों ने दिया था। तो लेकिन कोई बात नहीं, ऑर्डर रिजर्व हो गया, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन बशर्ते ये है कि अगर हम पारदर्शिता रखेंगे तो आपका भी कर्तव्य सभी का होगा कि सपोर्ट करें, ताकि जल्द से जल्द ऑर्डर हम लोग का वहाँ डबल बेंच में भी हम लोग के पक्ष में फैसला आ जाए, क्योंकि इससे आगे सरकार जा नहीं सकती। और अगर यहीं से सबको मिल जाता है, सभी को लाभ, तब भी एक बार लखनऊ जरूर बुलाएंगे आप सभी से मुलाकात करने के लिए। सभी को बधाई, अगर यहीं से मिल जाता है तो, नहीं तो आगे के लिए जंग के लिए भी तैयार रहें, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगी। ऑर्डर हर्षित सरोज जी, आप वो लाइव सुन लीजिएगा, हमारा हमने बता दिया क्या होगा। या तो सबको नौकरी मिलेगी सिंगल बेंच में, नौकरी तो 99.99% आपको मिलेगी। जो लोग कोर्ट में हैं, 99.99% आपको नौकरी मिलेगी। 0.001% की नहीं कह सकते हम, उसका तो कोई नहीं कह सकता। उतना आपको नौकरी मिलेगी जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। अगर या तो सरकार हिल जाएगी या तो आपको नौकरी मिल जाएगी। इसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तक पर भी आँच आ जाएगी, ये सभी को मालूम है। तो नौकरी तो आपको मिल जाएगी, इसलिए एकदम परेशान ना हो। बाकी कोई और कोई सवाल पूछना चाहे हमारा भाई? डबल बेंच के लिए भाई हमारे हिसाब से जो सिंगल बेंच में है वही जुड़ सकता है हमारे हिसाब से। ऐसी कोई बात होगी तो हम पता करके बताएंगे, क्लियर कट बताया जाएगा। लेकिन हमने जहाँ तक पता किया तो जो सिंगल बेंच में है वही जा सकता है, क्योंकि एक स्टेप होता है आपके जाने का। ऐसे तो फिर डबल बेंच में जितने बचे हुए हैं, 20-30 हज़ार, वो भी बन जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सिंगल बेंच में है वही जा सकता है। और रही बात, अभी हाल ही में जो डबल बेंच में
आलोक सिंह जी ने करवाया है, वो जो जनरल कैंडिडेट थे उन्होंने ये करवा दिया था कि जो जो भाई हमारे इलाहाबाद बेंच में हैं कि जो ऑर्डर यहाँ आए वही ऑर्डर वहाँ भी फॉलो हो। और बाकी अगर मुनेश भाई भी हमारी बात सुन रहे होंगे लाइव के माध्यम से, तो मुनेश भाई भी जो है वहाँ पे अपना दिखा लें और टैग करवा लें इस चीज़ को लेकर। अभी सही कि जो ऑर्डर यहाँ लखनऊ में आएगा वही ऑर्डर देख लें अपने हिसाब से वहाँ पे, लेकिन यही जो ऑर्डर आएगा इलाहाबाद में जो भी याची हैं उनके ऊपर यही ऑर्डर फॉलो होगा, क्योंकि ये खंडपीठ है लखनऊ। तो जो ऑर्डर यहाँ आएगा सिर्फ वहाँ ऑर्डर दिखा के जो लास्ट ऑर्डर रहेगा वही वहाँ पे मतलब लगाना है, बाकी लाभ में वही मिल जाएगा, फॉलो हो जाता है। और कोई सवाल किसी का? आप पूछ सकते हैं। बाकी तो सब हमने बता ही दिया लगभग। अब की बात से आप लोग एकदम पोस्ट में या किसी भी चीज़ में परेशान ना रहेंगे। नवीन चौधरी जी लिखते सिंगल बेंच में जो जिसके साथ जुड़ा है क्या डबल बेंच में भी उसी के साथ जुड़ना पड़ेगा? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उदाहरण तौर पर हम आपको बता दें, हम नूरुल हक वाले में हैं, ठीक है? तो जब हमें होगा, जब डबल बेंच में जाएंगे तो वहाँ हमें नूरुल हक के में जितने लोग हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम 6800 में आ चुका है। कई ऐसे लोग हैं जो क्या नाम है, उसमें कुछ लोग होंगे जो टीजीटी में सिलेक्शन हो गया होगा, एलटी ग्रेड में सिलेक्शन हो गया होगा। तो ऐसी बात नहीं, आप किसी के में भी याची बने हो, आप डबल बेंच में किसी के भी साथ बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बशर्ते आपकी कोई ये नहीं करेगा कि कुछ चीज़ें हमें सुनने में आई थी, तो हम आपके समक्ष रख देते हैं इस बात को लेकर। जब याची बनने की बात आएगी डबल बेंच में, तो कोई आपकी ये गेम पहले के तरीके ना खेलेंगे ना खेलने दिया जाएगा। याची बनने के लिए जो अकाउंट जारी होगा, जो भी लोग याची बनेंगे, ठीक है, उसी अकाउंट में पैसा आएगा। ये नहीं कि सब कोई हमारे साथ के ही कोई भाई अपना याची बनाने लगे अलग से, ऐसा कोई नहीं होगा। किसी को पैसा खाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? और जो पैसा खाएगा उसका हमारा टीम में कोई काम नहीं है। तो याची चाहे जैसे भी बनेंगे, जो ज्वाइंट अकाउंट जारी होगा उसी में पैसे आएंगे, ताकि एक एक रुपए का पूरा ब्यौरा आपके पास रहे। ये नहीं कि पता लगा कि वो फलाने 100 याची बना लिए और याची बना के फरार हो गए पैसा लेकर, और उन 100 लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा फिर? ये बात हो जाती है। वहां पर ये ना रहे कि हमें एक वकील, 2 वकील, 3 वकील जो भी कुछ करना हो तो हमें ये सोचना पड़े। होता रहा कि याची बनने के लिए पैसे अलग ले लिए, फिर वकील के नाम पे मांगते रहे। ये चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। जो याची बनने का पैसा है वही वकील, उसी से वकील किया जाएगा। और क्या नाम है, ये नहीं कि और कोई भी अन्य अपना अपना याची बनाएगा अगर, तो याची लोग खुद समझदार रहें इस बात को लेकर कि जो ज्वाइंट अकाउंट में पैसा जाएगा उसका हम पूरा ब्यौरा देंगे। अगर कोई अलग से याची बनाता है तो उसमें ये होगा कि वो अपना याची बना के अपना कमाई करके वो फरार हो जाएगा, और आपके लिए वकील कौन उतारेगा? ये मामला फंस जाता है। तो एक अकाउंट रहेगा, उसी में ये नहीं कि किसी ने भी याचिका डाली हो, उससे कोई डजन नॉट मैटर। अकाउंट जारी होगा हम लोग की तरफ से, बाकी कोई करता है जो दूसरी टीम लड़ रही थी उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। हमारी टीम का जो ज्वाइंट अकाउंट जारी होगा, अगर डबल बेंच में जाता है तो भगवान करे आपको सिंगल बेंच में मिल जाए, ये नौबत ही ना आए, लेकिन तैयारी रखनी चाहिए। तो आपको हम बता दें पहले से कि जो ज्वाइंट अकाउंट जारी होगा उसी ज्वाइंट अकाउंट में चाहे जो याची बनेगा उसी में पैसा डालेगा, ताकि आपके पैसे का पूरा हिसाब रहे। पता लगे फलाने आए 100 याची बना के चले गए, फलाने आए 40 याची बना के चले गए, तो हम उनसे पैसा नहीं वकील के लिए मांगने जाएंगे और ना ही वो दे पाएंगे। इसलिए पैसा एक जगह रहे और वो खाता सबके समझ, क्या नाम, ऐसी बात नहीं है, जैसे पूरी डिटेल भी दी जाएगी
ठीक, यहाँ क्योंकि कोई पैसे कमाने के लिए नहीं, नौकरी के लिए लगे हैं। हम नौकरी के लिए आए हैं और अपने साथ साथ या आपके साथ साथ हमको भी नौकरी मिले, इसीलिए आए हैं और नौकरी तो लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। हाँ, और किसी के से भी आप पहले क्या नाम याची बने हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जो हम लोग की टीम रहेगी, बताया जाएगा आपको। हर्षित सरोजी सर, हमें ओनली काम होने से मतलब, ओनली काम होने बस मित्र, ये नहीं, काम होने की बात नहीं है मित्र, एक क्लियरिटी रहनी चाहिए, पारदर्शिता बाबा जी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ रियलिटी में रखते हैं। वो हवा में बोलते होंगे, तो वो रहनी चाहिए, ताकि पता लगे जो आया है पैसा, उससे आपका वकील उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, आपने जो पैसा दिया है वो पैसे का उचित यूज हो रहा है कि चल रहा है, कि आदमी अपना प्लॉटिंग, अपनी गाड़ी घोड़ा, अपने शौक पूरा कर रहे हैं। तो एक तो लोग यहाँ परेशान हैं, बड़ी मुश्किल से वो कहीं से जुटा के पैसा दें। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई घर पे बैठा है, कोई इंतजार में है, तो उसका और खून चूसना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। चलें, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से इसलिए पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल पाए। और किसी भी यूट्यूब चैनल और किसी के उससे आप परेशान ना रहें। कोई यहाँ जज नहीं है, मैं खुद जज नहीं हूँ। जो वहाँ पे जीरा बहस हुई, जो चीज़ें थी, जो कोर्ट में वकील कह रहे हैं, मैं वही चीज़ें आपके सामने रखा। वही चीज़ आपके सामने रखी हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। आपको जो जानकारी लेनी हो आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन जो आएगा हम खुद ही आपको बताएंगे। सचिन राजभर जी, बता दिया गया मित्र, इस वीडियो को दोबारा आप सुन लीजिएगा, सारी चीज़ें बता दी गई। ऑर्डर कब तक आएगा, चांस तो है फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं, जज साहब के ऊपर है, क्योंकि हम जज नहीं हैं। तो सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं वो, सभी का धन्यवाद और सभी को नमस्कार। आशा है आप लोग, बस इतना आप लोग इतना सोच कर रखिएगा कि नौकरी आपको मिली हुई है, बस आपको थोड़ा और पुश करके उसको लेना है। ठीक है, यही मिल जाएगी तब तो यहीं पे ठीक है, सबको बधाई। नहीं तो वहाँ पे आपको पुश करके लेना है, बाकी नौकरी आपकी है, उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे, अगर आप लोग मन से लग गए तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। लाइव में समाप्त कर रहे हैं।